मैंने अपनी फैमिली को बताया तो ये एक अगेन बिकॉज़ ऑफ द जनरेशन गैप उनको लगा कि यार ये कैसा काम है? लड़कियों को सिर्फ घर ही संभालना है। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट कंटेंट क्रिएशन या कोई भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड मुझे लगता है कि उसमें कुछ गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। या लड़के रो नहीं सकते। फेमिनिज्म के नाम पे एक तो फेमिनिज्म को लोगों ने बहुत गलत समझा हुआ है और आज भी बहुत बड़ा चंक है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लड़कियों को इजाज़त नहीं है काम करने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक बेहद ही खास इन्फ्लुएंसर जुड़ रही हैं जिनका नाम है सौभाग्य दीक्षित मैम। और अगर आप लखनऊ से हैं तो यह पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है और क्योंकि मैम अपने कंटेंट से लाखों दिलों को जीत रही हैं और अपनी कॉमेडी से जो बच्चे ही नहीं जो बड़े हैं या और भी ऐसे लोग जो उनको बेहद पसंद करते हैं वो उनके दिलों को जीत रही हैं। तो बने रहिए हमारे आज के पॉडकास्ट में। कैसी हैं मैम आप? बहुत ही बढ़िया और थैंक यू सो मच मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए फॉर दिस इंटरव्यू एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड शीरोज के बारे में। आपका जो काम है, जो कैफेज और बाकी जगह जो आप अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच मैम। मैम सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच जनरेशन गैप आज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपके माता-पिता के राइट। साथ क्या कोई ऐसी बड़ी बात हुई जिससे आपको लगा हो कि अरे ये तो वीडियो स्क्रिप्ट है? देखिए जनरेशन गैप तो यस नो डाउट रहता है और बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझाना पड़ता है बिकॉज़ जो चीज़ें उनके टाइम में थी वो आज नहीं है और जो आज है वो उनके टाइम में नहीं थी। तो हुँ। अगर मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल लूँ तो पहले मैं जॉब करती थी फुल टाइम। तो जब मेरा ये हुआ कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करना चाहती हूँ, तो आज से कुछ साल पहले तक कंटेंट क्रिएशन का कोई ज़िक्र भी नहीं था, क्या होता है लोगों को पता भी नहीं था। तो जब मैंने अपनी फैमिली को बताया तो ये एक अगेन बिकॉज़ ऑफ द जनरेशन गैप उनको लगा कि यार ये कैसा काम है? मतलब कि सिर्फ़ इस पे रिलाइड हो ना, तुम साथ में जॉब भी करती रहो मगर इसे एज़ अ हॉबी करती रहो। बट मैंने फिर उन्हें समझाया कि नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहती हूँ हमेशा से और मुझे फुल टाइम ये करना है और मैं पूरी तरह इसमें डेडिकेट होना चाहती हूँ। तो वो एक थोड़ा-सा कहूँगी चैलेंजिंग था उन्हें समझाना हुँ। बिकॉज़ उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी और वो जनरेशन गैप फिल करना आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल्कुल सही बात मैम। मैम जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब आपने वीडियो कंटेंट बनाना शुरू किया था तो उससे पहले आप जॉब करते थे। तो एक सिक्योर हुँ। जॉब को छोड़ के कंटेंट क्रिएटर में आना और कंटेंट बनाना उस टाइम पे पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आके मतलब कमेंट्स भी करते हैं कि ये क्या कर रही है? और ख़ासकर रिश्तेदार होते हैं या आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं या फ्रेंड सर्कल में भी जिनको हमें लगता है कि इनसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वो ऐसे कमेंट करते हैं। तो क्या चैलेंजेस उस टाइम पे आपको देखने को मिला जब आपने ये चीज़ शुरू की थी? देखिए एक बहुत फेमस लाइन है हमारे बॉलीवुड की भी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हुँ। तो मुझे ये पता है कि आप कुछ भी लाइफ में करो तो कुछ लोग होंगे जो उससे नाखुश होंगे ही हुँ, होंगे। हुँ। तो आपको उस टाइम डिसाइड करना होता है कि ये मेरी लाइफ के लिए और मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हुँ, मेरे लिए उनके कमेंट्स मैटर करते हैं या मेरे लिए मेरे ड्रीम्स और मेरे एम्बिशंस मैटर करते हैं? हुँ, तो अक्सर होता है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, आपने किसी वीडियो पे बहुत मेहनत की, आपने वो वीडियो डाला और उसपे नेगेटिव कमेंट्स आ जाएँगे, आपको कभी-कभी डीएम्स ऐसे आ जाते हैं, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, फिर आपको साथ में ऐसी बातें सुनने मिलती हैं, तो ऑफ कोर्स वो इफ़ेक्ट करता है बिकॉज़ हुँ, वी ऑल आर ह्यूमन। लेकिन फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये जो इंसान कीबोर्ड के पीछे, स्क्रीन के पीछे बैठ के मुझे बोल रहा है, हुँ, वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तरह से निकाल रहा है। हुँ, तो वो मुझे पर्सनली नहीं लेना है और ये मेरा काम है और मुझे इससे इफ़ेक्ट नहीं होना है। हुँ, अगेन जैसे मैंने जब एक फुल टाइम जॉब छोड़ के और फिर मैं इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आई, तो थोड़ा चैलेंजिंग था। मतलब मेरे लिए भी ये फाइनली डिसाइड करना कि अब मैं यही फुल टाइम करना चाहती हूँ, वो भी चैलेंजिंग था क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्क है। हुँ, एक जो आपकी नौकरी होती है उसमें आपको अब पता है कि इस टाइम पे आपकी इतनी सैलरी आ जाएगी, हुँ, आपको काम अपना बेटर करते रहना है, प्रमोशन मिल जाएगा।
बट कंटेंट क्रिएशन या कोई भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड मुझे लगता है कि उसमें कुछ गारंटी नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल। आपको अपना हार्ट एंड सोल पूरी तरह इसमें देते जाना है, लगाते जाना है। हुँ, बहुत टाइम होता है कि आप किसी ऐसे कोई वीडियो आपने बनाया और आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है इस पे और बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और वो वीडियो हो सकता है लोगों को पसंद भी नहीं आए, हुँ, वो इतना चलता भी नहीं है। कभी कभार ये भी होता है, तो ये भी एक चैलेंजेस हैं। तो थोड़ा चैलेंजिंग था, हुँ, बट आई थिंक जब आप डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं ये करना है, हुँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ जर्नी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मगर उसको डील करके और आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल मैम। मैम जैसे कि समाज में एक सोच अभी भी बहुत मजबूती से बनी हुई है जैसे कि लड़कियों को सिर्फ़ घर ही सँभालना है या लड़के रो हम्म, नहीं सकते। तो आप हम्म। अपनी वीडियो के माध्यम से कैसे लोगों को चैलेंज करती हैं और लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जब आप इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं और क्या रिएक्शन आता है लोगों का? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। इवन दो हम आज एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और चेंजेस की बात करते हैं, बट अभी भी मुझे लगता है वो बहुत ही स्लोली चीजें चेंज हो रही हैं। हालांकि पहले से बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं छोटी छोटी जो हम नजरअंदाज कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो जब भी मैं ऐसे किसी मुद्दे पे वीडियो बनाती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि यार ये तो मतलब पेट्रियार्कल है थोड़ा, या ये लड़कों के साथ थोड़ा गलत हो रहा है, हुँ, कि जैसे आपने कहा कि लड़के रो नहीं सकते, ये सब कुछ चीजें सोसाइटी में टैबू हैं। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आते हैं। हुँ, कुछ एक लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि वाकई ये ऐसे थॉट की और जरूरत है हमें आज की सोसाइटी में, हुँ, ताकि लोग समझ सके और बदलाव ला सके। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो आज भी पुरानी रूढ़िवादी सोच से जुड़े हुए हैं और उन्हें लगता है कि ये क्या है, मतलब कोई लड़की, आप फेमिनिज्म के नाम पे, एक तो फेमिनिज्म को लोगों ने बहुत गलत समझा हुआ है हुँ, कि आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप तो फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। हुँ, फेमिनिज्म का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि इक्वालिटी। हुँ, तो वो गलत कैसे हो सकता है? तो अगर मैं कभी ऐसा कुछ वीडियो बना देती हूँ तो बहुत सारे लड़कों की भी उस पे टिप्पणी आ जाती है, इनफैक्ट लड़कियों की भी। हुँ, मतलब वो मुझे और ज्यादा ताज्जुब लगता है कि बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं जो उसके अगेंस्ट बोलती हैं। हुँ, तो मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत ज्यादा अभी भी जरूरत है, हुँ, क्योंकि एक हिस्सा है जो बहुत सपोर्ट करता है और एक हिस्सा है जो आज भी आपको कहीं न कहीं उससे मतलब अगेंस्ट में आपके खड़े रहते हैं। हुँ। तो उनको समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। हुँ, बिल्कुल सही ब बात मैम। जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया था फेमिनिज़्म का, तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फेमिनिज़्म को किस तरीके से समझती हैं? आपकी नज़रों में फेमिनिज़्म की डेफ़िनेशन क्या है? फेमिनिज्म की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि जो अपॉर्चुनिटीज एक मेल को मिलती है, वही सेम अपॉर्चुनिटीज, वही सेम ओहदा एक फीमेल को मिले। इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। अब फेमिनिज्म को बहुत बार ऐसे ले लिया जाता है कि अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आप मर्दों से नफरत करते हैं। नहीं है वो फेमिनिज्म, वो गलत भटके हुए लोग हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। उसका सिर्फ यही मतलब है कि औरतों को जैसे पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत सी नौकरियां थी जिसमें जिसमें मतलब घर वाले प्रेफर नहीं करते थे कि उनकी बेटियां जाके काम करें या घर से बाहर निकले। तो वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी उनको, वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की बात कहता है फेमिनिज्म। और बहुत से लोगों ने आज भी इसे बहुत ही गलत तरीके से लिया हुआ है। कभी-कभार लड़कियाँ भी होती हैं जो इसे रिलेट कर देती हैं कुछ गलत चीज़ों से, कि फेमिनिज़्म का मतलब है कि हम लड़कों की तरह क्या कहते हैं अल्कोहल और इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है वो सब फेमिनिज़्म नहीं है। वो बहुत ही एक गलत डायरेक्शन दे दिया है फेमिनिज़्म को, बट इट्स ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कि जैसे मेल्स को हर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या जैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, वही सेम ट्रीटमेंट हम फीमेल्स के लिए चाहते हैं। जैसे कि हाँ जी। पैट्रियार्की और जेंडर रोल्स पर आप अक्सर फ़नी तरीके से वीडियोज़ बनाते हैं। आज की सोसाइटी में जेंटल लेडीज़ एंड मेंटल मैन वाली बात को आप कैसे देखती हैं? क्या कोई प आपका पर्सनल अनुभव रहा है जिसने आपको ये टॉपिक चुनने के लिए मजबूर कर दिया हो? नहीं, बस बट मेरे दिल में यही ख़्याल आया दिमाग में कि ऐसा क्यों है कि लेडीज़ सिर्फ़ लेडीज़ और जेंटलमैन जेंटल क्यों? तो अगेन जैसे हम लोग देखें तो हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा से पहले
पुरुषों को कहा जाता था। कोई महिला हेड ऑफ द फैमिली हो, ये बहुत ही रेयर होता था। तो ये सब मुझे लगता है ये पेट्रियार्की का ही हिस्सा है। क्यों ऐसा है? मतलब महिलाएं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होती हैं, इमोशनली स्ट्रांग होती हैं। फाइनेंसिस भी इनफैक्ट हमारे घर का खर्चा ज्यादातर आप देखें तो महिलाएं मैनेज करती हैं। तो ऐसा क्यों है कि हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ एक मेल ही हो सकता है? ऑफ कोर्स फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी उतनी ही डिसीजन पावर मेकिंग है। और यही एक ख्याल था मेरा कि ऐसा क्यों है। तो ये क्यों जो सवाल है ना, ये पूछना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसे सवाल उठाते हैं तो और सवाल आपके दिमाग में उठते हैं, और उसके आंसर्स आप खुद को भी देने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी को भी देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। सो आई थिंक ये सब पेट्रियार्की का ही पार्ट है, और धीरे धीरे इसको तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल मैम। मैम, दोस्ती के रिश्ते आजकल फ्रेंड्स फॉरएवर से फ्रेंड्स टिल नोटिफिकेशन बन गए हैं। आपके किसी दोस्त के साथ कोई जी। ऐसी फनी या इमोशनल घटना हुई जो आपको लगे कि ये तो पूरा समाज देखे? बिल्कुल सही बात कही। फ्रेंडशिप जो पहले हुआ करती थी उससे काफी चेंज हो गई है, बिकॉज मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, या पहले की अगर बात करें, तो फोन क्योंकि इतना नहीं होता था, तो हम वैल्यू करते थे एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि किसी का बर्थडे है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम उससे उस दिन मिल रहे हैं। मतलब हमारी बातचीत हो रही है, या हम उसे विश कर रहे हैं 12 बजे। तो वो एक ट्रेंड था। अभी क्योंकि सब कुछ इतना ऑनलाइन हो गया है, तो हम सिर्फ एक मैसेज करके या एक स्टोरी लगा के अ, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। मिलना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं होता, या क्योंकि यही एक ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम मिल पाते हैं, क्योंकि सबकी बिजी लाइफ है। तो ऑफ कोर्स ये होता है। बट मुझे लगता है जो आपके वाकई क्लोज नियर एंड डियर फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके लिए टाइम भी निकालते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी है। जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो हैं, वो मैं मानती हूँ कि वो सबसे स्ट्रांग फ्रेंडशिप होती है। तो आज भी वो मेरे साथ हैं जुड़े हुए, और इतना बिजी होने के बाद भी वो टाइम निकालते हैं। बट कुछ हाँ ऐसे भी दोस्त हैं जो सिर्फ उनसे रिलेशनशिप नोटिफिकेशन और फोन का रह गया है। मगर आई अंडरस्टैंड कि सब सब बिजी भी हैं, सब अपनी लाइफ में, और प्लस अभी ये जमाना ही आ गया है कहीं ना कहीं फोन का। तो थोड़ा हम लोग सभी उसमें केज्ड है। बिल्कुल सही बात मैम। मैम, जैसे कि 90s के बच्चों में नॉस्टैल्जिया जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती थी, जैसे कि रचना है या स्कूल डेज में ऐसी चीज़ें होती थी जो लोग वो करते थे। लेकिन आज के डिजिटल बच्चों में देखा जाए तो वो चीज़ें शायद गायब सी हो गई हैं। तो आपके Right. हिसाब से कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जो आज के बच्चों में या घर परिवार में होना ज़रूरी है? आई थिंक पहले के जो बच्चे होते थे ना, हम बाहर जाते थे खेलने, हम दोस्तों से मिलते थे, हम बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। मतलब मुझे लगता है उस टाइम पे हम बाहर इतना खेलते थे, तो मिट्टी में मतलब पूरे गंदे होके घर आते थे। बट वो भी एक फन होता था, और घर वाले भी समझते थे कि ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आज के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टिक हो गए हैं फोन और टैबलेट, टीवी। मतलब वो स्क्रीन तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है उनकी लाइफ, क्योंकि पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनका काम है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है स्क्रीन तक, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। अगर जा भी रहे हैं तो साइकिल चला के साथ में थोड़ी देर के लिए आ गए। वो जो आई थिंक एक खेलना और बच्चों से इंटरेक्ट करना, वो जो था वो बहुत कम हो गया है। और ये आई थिंक बहुत जरूरी था, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं हमें शेप किया है हमारे बचपन में। जो हमारा वो इंटरेक्शन था उसने बहुत कुछ हमें बदलाव लाया है। तो वो चीजें आज के बच्चे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक चीज है जो आज के बच्चों को जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बाहर जाना, खेलना, दोस्तों से मिलना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैम, जैसे दोस्ती में ना बहुत ज़्यादा रोस्टिंग होती है, तो आपके हिसाब हम्म। से दोस्ती में रोस्टिंग होना कितना ज़रूरी है? और बहुत। और आप अपनी वीडियो में भी मतलब वो लाती हैं, तो आप बताइए कि रोस्टिंग कितना ज़रूरी है दोस्ती में? बहुत बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जब आप बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो आप रोस्ट करते ही करते हैं, और सामने वाले को भी पता होता है कि रोस्ट करने का इंटेंशन क्या है, क्योंकि कभी कभार इस रोस्टिंग को एज ए डिसरिस्पेक्ट भी लिया जाता है, और लोग कभी कभी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए भी रोस्टिंग करते हैं। बट अगर आपकी बहुत गहरी दोस्ती है,
तो आई थिंक रोस्टिंग जो होता है वो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाती है। आप वो मजाक एक दूसरे के साथ ही कर सकते हैं, आपको पता है, और दोनों को ही इंटेंशंस पता होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी फ्रेंडशिप को इवन बेटर बनाती हैं। मैम, रिश्तों में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए कॉमेडी कितनी बड़ी मदद हो सकती है? क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपने हँस और हँसाकर बात सुलझा ली हो? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब एक सिचुएशन क्या, हमेशा ही ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब मुझे लगता है अगर लाइट करना है थोड़ा माहौल को, तो कॉमेडी बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप हँसते-हँसाते रहें उतने आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो कभी-कभार होता है कि जैसे मेरी कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उससे मेरी थोड़ी-सी अनबन हो गई। बट फिर ज़रिया होता है, कुछ ऐसा हमने रील शेयर कर दी, कुछ ऐसी कॉमेडी सी या कुछ ऐसी बात छेड़ दी, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है हँसते रहना, हँसाते रहना। अभी जो सिचुएशन चल रही है जहाँ पे सभी स्ट्रेस्ड हैं, तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऐसा थोड़ा लाइट ह्यूमर, कॉमेडी आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करने में। बिल्कुल मैम। मैम, दोस्ती से लेकर रिश्तों तक आजकल लोग बाउंड्रीज सेट करने में लगे हुए हैं। आपके हिसाब से ये बाउंड्रीज कितनी ज़रूरी है? आई थिंक बाउंड्रीज ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप बाउंड्रीज लगाते हैं तो जो इंसान है भी, चाहे वो दोस्त हो आपको या कोई भी रिलेशनशिप हो, वो अगर उस बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर पा रहा है, तो आपको खुद ही एक अंदाजा मिल जाता है कि ये इंसान सही है या नहीं है। क्योंकि जब आप बाउंड्रीज लगाते हैं तो रिश्ते आपके थोड़े स्मूथ भी चलते हैं, वो ट्रस्ट भी आपका ज़्यादा बिल्डअप होता है, और आई थिंक बाउंड्रीज होनी चाहिए जो पहले के टाइम पे नहीं होती थी, और आज के टाइम पे लोग इस चीज का खास ध्यान रख रहे हैं। तो आई थिंक आपके रिश्तों को और मजबूत और ट्रस्टवर्दी ये बाउंड्रीज ही बनाती हैं। बिल्कुल ही, बिल्कुल मैम। मैम, आपके लिए सॉरी मैम, आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं? और सक्सेस को आप किस तरीके से देखती हैं? मेरे लिए सक्सेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज जब मैं देखूं कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं मुझसे। जो मैं काम कर रही हूँ वो उन्हें प्राउड फील करा रहा है, या वो अ, खुश हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसमें अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे लिए सक्सेस सबसे बड़ी वो है। बट मैंने ये भी रियलाइज किया जब मैं कंटेंट क्रिएटर बनी, तो मैं सिर्फ कंटेंट बनाना चाहती थी, और अपने कंटेंट से लोगों तक पहुंचना चाहती थी। तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी और लोग मुझसे इतना जुड़ेंगे। तो आज भी ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई रील डाली तो मेरे पास लोगों के पर्सनल डीएम्स भी आते हैं कि अगर मैंने कोई, मान लीजिए, यूपी से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड कोई रील बनाई, और जो बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं लोग, तो उनका मुझे मैसेज आता है कि आपके रील्स देख के हमें घर की याद आ जाती है, या आपके रील्स देख के मम्मी की याद आ जाती है, या आपके रील्स देख के फ्रेंड्स की, या कुछ अच्छा सा फील होता है। तो ये सब मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एक अलग सक्सेस का एस्पेक्ट है, जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और आपने सिर्फ वो एक कंटेंट पीस डाला था और वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है किस तरह से। सो आई थिंक ये भी एक सक्सेस सक्सेस का एस्पेक्ट बना मेरे लिए, काफी बाद में जब मैंने एक्सप्लोर किया। और बिल्कुल। मैम, अगर एक दिन आपका पूरा परिवार आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठा हो, तो आप अपने जी। परिवार से क्या सवाल पूछना चाहेंगी और क्यों पूछना चाहेंगी? सवाल तो काफ़ी सारे हैं एक्चुअली। एक सेकंड, चलिए मैं सोचती हूँ कौन-सा बेस्ट सवाल जो मैं पूछ सकती हूँ। आप 2 भी बता सकते हैं। बहुत सारे होंगे, मतलब मुझे लगता है कि बचपन की मेरी चीज़ें, या क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत शैतान रही हूँ, तो मैं अपनी मम्मी से स्पेशली ये पूछना चाहूँगी कि कैसे उन्होंने मुझे टैकल किया है बचपन में। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा शैतान थी, और मेरी बहुत ही, मतलब वो बच्चे होते हैं ना जिनकी नटखट चीज़ों के लिए उनके घर पे शिकायत आती है, तो मैं वो बच्ची थी। तो मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहूँगी कि कभी ऐसा होता था कि मतलब मुझे देख के आपको एकदम मन करता था कि बस अब लगा दूँ इसे, मैं इतनी ज़्यादा इसकी शैतानियाँ हो रही हैं, तो अब इसको मैं कुछ तो कर ही दूँ, क्योंकि वो बचपना और वो नटखटपन जो है ना मुझ में आज भी है, बट उतना वो इम्पैक्ट नहीं होते उससे, बट बचपन में आई एम श्योर कि मैंने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि कितना मैंने पेशेंस टेस्ट किया है?
ठीक है। मैम आज का पॉडकास्ट का हमारा आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, ख़ासकर गाँव की लड़कियाँ क्योंकि गाँव की लड़कियों के पास टैलेंट बहुत होता है, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है या कहीं एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है और आपका इतना प्यारा-सा बैंड भी है। तो आप उन लड़कियों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो आपकी तरह मतलब लाइफ में आगे बढ़ें और सक्सेस पाएँ? मैं यही सलाह देना चाहूँगी हर लड़की को, चाहे वो गाँव की हो या शहर की हो, कि जो आपने सोचा है ना अपनी अपनी लाइफ में कि आपको कुछ अचीव करना है, आपका कुछ एम्बिशन है लाइफ में, कुछ ड्रीम्स हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा देखिए। कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं मिलती और कोई आपका ड्रीम अगर आपको पूरा करना है तो अ, बहुत सारी रुकावटें आएँगी, कभी कुछ लोग रुकावट बनेंगे, कभी कुछ चीज़ें रुकावटें बनेंगी। बट वो सब रुकावटें ना वो बहुत ही छोटी चीज़ है उस ड्रीम के आगे जो आपको अचीव करना है। तो वो सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए एक परीक्षा है, एक एग्ज़ाम है, और अगर आपने उसे क्रॉस कर लिया तो आप अपने मंज़िल तक पहुँच जाओगे। और मैंने भी वही किया क्योंकि मेरे आगे भी बहुत सारी रुकावटें थी बट मेरा विज़न क्लियर था कि मुझे ये करना है। तो अगर आपने ये ठान लिया है कि चाहे मैं गिर जाऊँ, चाहे जितनी बार गिरूँ, बट मैं दोबारा खड़ी होंगी, स्ट्रॉन्गर खड़ी होंगी और मैं आगे बढ़ूँगी और जो फेलियर्स हैं उनसे मैं सीख के उन्हें आगे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपका ये माइंडसेट है ना, तो आप कुछ भी, कैसे भी अचीव कर लोगे। और अगर आपका ये माइंडसेट आप कंटिन्यू करोगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड आप मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर के आप बहुत आगे भी निकल सकते हो। सो आई थिंक ये माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को शुरू से बता दिया जाता है कि पढ़ाई कर लो। पहले की लड़कियों को तो ख़ैर पढ़ाया भी नहीं जाता था। अब ख़ैर लड़कियों को पढ़ाया जाता है और उनको फिर भी बहुत सी लड़कियों को आज भी कहा जाता है कि पढ़ लो ताकि तुम्हारी शादी हो सके। तो मुझे लगता है ठीक है शादी वग़ैरह इज़ इम्पोर्टेंट लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों। और आज भी बहुत बड़ा चंक है, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को इजाज़त नहीं है काम करने की। अगर वो शादी करके कहीं चली भी जाती हैं तो फिर उनसे कहा जाता है अपनी जॉब छोड़ दो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ या खुद पे मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में उसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज़ आज का जो टाइम हम देख रहे हैं जैसा चल रहा है, न्यूज़पेपर में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, तो आप किसी पे भी डिपेंड होके नहीं रह सकते हैं। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में खुद का, तो आई थिंक लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है और आप अपने डिसीज़न्स खुद ले पाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम हमें इतना कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए और आई होप ऑडियंस को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल।